नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बाबूलाल मीणा स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल द अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ बियॉन्ड यानी कि द उबाब में। और जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल आपका एग्जाम का समय चल रहा है और काफी अच्छे से आप तैयारियां भी कर रहे होंगे। जैसे आज आपका एक पेपर क्लियर हो चुका है इंग्लिश का, और आने वाले समय में आपके जो कठिन सब्जेक्ट हैं जैसे कि गणित और विज्ञान, उनके भी एग्जाम्स होने बाकी हैं। इसी बीच जैसे मैंने विद्यार्थियों से बातचीत की तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि सर, जो विज्ञान है उस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर जो 10 है वो हमें हमारी समझ से थोड़ा सा बाहर है और हम चाहते हैं कि एक बार आप उसे फिर से पढ़ा दें। तो विद्यालय तो समाप्त हो चुका है, तो ऐसे वक्त में वहां पे पढ़ाना मुश्किल है, इसीलिए मैंने इस YouTube चैनल के जरिए ही उनको पढ़ाने की कोशिश की है। विद्यार्थी मेरे विद्यालय या मुझसे जुड़े भी नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए भी यह है कि वो अपने विद्यालय में अपने टीचरों से इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि वो भी एक बार इस वीडियो को देखें ताकि उन्हें भी इसमें सहायता मिल सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है प्रकाश। यानी प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी घटनाएं होगी वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पर मैंने बहुत सारे टॉपिक लिख रखे हैं, जैसे प्रकाश, प्रकाश का गुण, प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तन कोण के नियम। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप देख पा रहे हैं। तो हम फिजिक्स में प्यारे बच्चों पढ़ने का जो तरीका होता है, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में अच्छे से जान लें, फिर एक एक टॉपिक को आप क्लियर करते चलें। तो जैसे जैसे चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी, आपके लिए वो सारा चैप्टर जो होगा वो आसान होता जाएगा। और अब इसको पढ़ने की हम शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो प्रकाश है। ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि प्रकाश नाम की जो चीज है, प्रकाश है क्या। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं, प्यारे बच्चों, जिसमें आप देखेंगे कि एक सूर्य है, एक व्यक्ति है और एक घर है, और घर के ऊपर कुछ वस्तुएं आपने रखी हुई देखेगी। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि अंधेरा कमरा है, और उस अंधेरे कमरे में अगर आपको कोई चीज देखनी हो तो हम ये मानते हैं कि अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को देखना थोड़ा असंभव होता है। ऐसे समय में हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत महसूस होती है। तो हो सकता है हम हमारे कमरे में कोई बल्ब हो जिसे जला लें, या फिर मोमबत्ती की सहायता से हम उस वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ये सहायता शब्द प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपनी आंखों से कुछ दूरी पर एक घर है, उस घर को देख रहा है, लेकिन इसके बीच में जो चीज काम कर रही है वही चीज प्रकाश कहलाती है। जैसे सूर्य और यहां से एक वस्तु आ रही तो यहां भी प्रकाश आ रहा होगा, और सूर्य से व्यक्ति तक भी प्रकाश की कुछ किरणें हम मानते हैं कि हमारे जो वातावरण में, एनवायरमेंट में फैली रहती है। तो हम ये मान सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें जिस चीज की सहायता यानी जिस चीज की मदद हमें लगती है, उस चीज को हम बोलते हैं प्रकाश। अब प्रकाश बेसिकली क्या होता है प्यारे बच्चों? ऊर्जा का एक रूप होता है। तो फिर प्रकाश की परिभाषा क्या बन जाती है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। या हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होगा जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। तो एक प्रश्न बनता है ना प्यारे बच्चों कि प्रकाश किसे कहते हैं, ये प्रकाश क्या है? तो उसका आंसर यही होता है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा एक टॉपिक जो होता है वो क्लियर होता है। आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश के गुण। और प्रकाश के गुण के लिए मुझे पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा रफ करना होगा। जो भी 2 3 4 गुण होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। अभी हमारी फिजिक्स बिल्कुल आसान भाषा में चल रही है, आपको लग रहा होगा कि ये चीजें हमें आती है, पर आप थोड़ी देर के लिए सब्र रखें। जैसे जैसे आपके सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिक्स का ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक जो है प्यारे बच्चों वो हमारा है कि हम प्रकाश के गुण पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि बेसिक रूप से हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि प्रकाश जो होता है सर सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे एक छोटे से 8वीं क्लास या 7th क्लास में आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि हमारे पास एक मोमबत्ती होती है कुछ इस प्रकार की, और इस मोमबत्ती में जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें कुछ निकल रही है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हमने सामने 3 गत्ते लगाए हैं। जैसे पहला गत्ता, और ये इसके ऊपर हमने एक छेद कर दिया। वैसे ही दूसरा एक गत्ता हम लगा रहे हैं यहाँ पे, और ये इसके ऊपर हमने एक सीधा कर दिया। और यहां से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, मान लीजिए ये व्यक्ति जो अपनी आंखों से इस प्रकाश को देख रहा है, तो आप देखेंगे कि इस छेद से होते हुए, इस छेद से होते हुए मोमबत्ती की लो को देखता है।
तो लोग अक्सर वैज्ञानिक हमारे ये कहते हैं कि प्रकाश में एक जो गुण पाया जाता है वो सीधा सा काम होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। पहला गुण जो होता है प्यारे बच्चों यही होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। एक गुण हम लिख सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। एक गुण ये हो जाता है प्यारे बच्चों। दूसरा गुण जो बेसिकली हमने किताबों में पढ़ा है कि जो प्रकाश की चाल होती है प्यारे बच्चों वायु में वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दूसरा गुण ये हो जाएगा कि प्रकाश की निर्वात में चाल या प्रकाश की वायु में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा गुण, ठीक है। आप अपने पास में कॉपी और पेन रखिए और जो जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है उस टॉपिक के आप नोट्स बनाते चले। इस वीडियो को आप उसी प्रकार से देखें जैसे आपको एक टॉपिक समझ में आया, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखते चले, जो जो परिभाषा आपको समझ में आ रही है उसको, ताकि आपके नोट्स भी बनते जाए और चीजें आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि बार बार आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो प्यारे बच्चों वो है कि प्रकाश हमेशा, प्रकाश की जो किरणें होती है वो चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। जिस प्रकार से चुंबक व्यवहार करते हैं ना, किसी चीज को अट्रैक्ट करती है, उसको प्रतिकर्षित करती है, ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 11 में। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके बाद में चैप्टर नंबर 11 या 12 या 13 में जो भी आपने पढ़ा होगा उसमें हम आप इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा गुण होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो चुंबकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। प्रकाश की किरणें चुंबकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। इस प्रकार से हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्लियर होता है। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार से रिवाइंड कर ले और फिर नोट्स बनाते हुए चले तो आपको चीजें आसान लगी। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा और उसी डायग्राम से हम आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इन सारी परिभाषाओं को एक ही बार में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा समय भी बचे और आपके लिए भी आसान काम हो जाए। आप कॉपी और बुक अपने साथ, कॉपी और पेन अपने साथ रखिए और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। जो जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखते चलेंगे और एक बार जैसे आपका वीडियो कंप्लीट होगा एक बार से आप फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं इसको रफ कर देता हूं तब तक के लिए। ठीक है, हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास में एक समतल दर्पण है इस प्रकार का, या समतल वस्तु जिसके एक तरफ आपने पॉलिश कर दी है और आप क्या करते हैं, कोई प्रकाशिक स्रोत जैसे मान लीजिए एक टॉर्च है या फिर अपनी आंखों से एक टॉर्च की सहायता से इस समतल दर्पण के ऊपर आपने कोई प्रकाश को आपतित किया। आपतित करने का मतलब होता है गिराया या इसको टकराया। तो टकराने के पश्चात जो क्या होता है, प्रकाश इस पथ से टकराकर पुनः उसी स्थिति में वापस लौट जाता है। सबसे पहले आपने क्या किया, किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश को इसी पॉलिश की हुई सतह पर टकराया और टकराने के पश्चात प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट गए या पुनः उसी जगह पर लौट गया। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार कि प्रकाशिक स्रोत से जैसे ही किसी समतल सतह पर हमने प्रकाश को टकराया, टकराने के पश्चात पुनः वह उसी दिशा में चला जाता है, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो चीज है आपने जब से पहली बार में जो प्रकाश की किरण आपने टकराई है, इसी किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। कहने का मतलब आपतित किरण की क्या परिभाषा हुई प्यारे बच्चों, कि वह किरण जो प्रकाशिक स्रोत से डाली गई है, यानी दर्पण पर डाली गई किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात जो बनी हुई किरण होगी, क्योंकि टकराने के पश्चात तो हमारे पास में यही किरण बनी है, तो परावर्तन के पश्चात बनी हुई जो किरण होती है प्यारे बच्चों उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। आप समझ पा रहे हैं, देखो हमारा तीसरा टॉपिक हो गया प्रकाश का परावर्तन, चौथा हो गया आपतित और अब हम पढ़ रहे हैं पांचवा
जो कि परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण क्या होगी, फिर से कि दर्पण से टकराने के पश्चात या प्रकाश का परावर्तन होने के पश्चात बनी हुई जो किरण है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से एक टॉपिक और है जो मैंने शायद लिखा नहीं, वो ये है प्यारे बच्चों कि इन दोनों किरणों के बीच में एक लंब होता है। जैसे गणित के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे त्रिभुज के ऊपर एक दूसरे के लंब डालते हैं, वृत्त के ऊपर कोई स्पर्शरेखा लंब बनाती है, तो इन दोनों किरणों के बीच में ये जो लंब बनता है इस चीज को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया जो लंब होता है उस लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। यहां से हम और चीजें सीखेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो लंब है और ये आपतित किरण है, इन दोनों के बीच में बना हुआ जो कोण होता है प्यारे बच्चों उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को हम दर्शाते हैं आई से। फिर से समझें, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बना हुआ जो कोण होता है उस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। अगला वैसे ही सेम टू सेम अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना हुआ जो कोण होगा प्यारे बच्चों उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हम दर्शाते हैं कोण आर से। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़ा कि जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराता है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। दूसरा हमने पढ़ा कि डाली गई जो किरण दर्पण पर डाली गई या किसी वस्तु समतल सतह पर डाली गई जो किरण होती है उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के पश्चात बनी हुई जो किरण होती है प्यारे बच्चों वो कहलाती है परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एक लंब होता है, उस लंब को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित और अभिलंब के बीच में बना हुआ जो कोण होता है प्यारे बच्चों उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 हमारे टॉपिक इसमें क्लियर हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 3 टॉपिक हैं परावर्तन का नियम, विवर्तन और दर्पण। ये जो विवर्तन होता है ना प्यारे बच्चों, ये प्रकाश के गुण में ही आता है, जिससे हम बात करेंगे कि मान लीजिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश मान लो, लेकिन अगर उसके मार्ग में जैसे एक छोटी सी चीज मैंने रख दी हो, मान लेते हैं कि हमने एक छोटी सी वस्तु या ब्लेड जो भी है हमारे पास में यहाँ पे रखी है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको देख पा रहा है। अब प्रकाश क्या करता है प्यारे बच्चों, सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन कभी कभी उस वस्तु की बनावट जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे ब्लेड को आप देखना कभी, और जैसे आप उस पर टॉर्च का जैसे उजाला या प्रकाश डालने की कोशिश करोगे तो ये प्रकाश सीधी रेखा में न जाकर उस पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है कुछ इस प्रकार से। और ये जो मुड़ने की प्रवृत्ति होती है प्यारे बच्चों, इसी चीज को हम बोलते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं? विवर्तन। यानी विवर्तन क्या हुआ प्यारे बच्चों कि प्रकाश के किसी अत्यंत प्रकाश के मार्ग में यदि आपने बहुत अत्यंत छोटी वस्तु रखी है तो क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस घटना को हम बोलते हैं विवर्तन। एक बार फिर से सुने कि प्रकाश के मार्ग में यदि अत्यंत छोटी वस्तु हमने रखी है तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, उसी घटना को हम बोलते हैं विवर्तन। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो मुड़ना होता है वो उसके विवर्तन होने की घटना के कारण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा एक और टॉपिक क्लियर होता है विवर्तन। इसके बीच में रह गया प्यारे बच्चों परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं प्यारे बच्चों, देखिए पहला नियम हमने यहीं से पढ़ना है। आप देखेंगे प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, मान लीजिए एक तल हमारा क्या होता है ऊपर की सतह, मतलब जो पॉलिश की हुई है ना उसके ऊपर वाली सतह पहला हमारा तल हो गया, और दूसरा तल हमारा प्यारे बच्चों क्या हो गया, नीचे वाला तल। तो आप देखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, पहला नियम जो होता है वो यही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं प्यारे बच्चों। और दूसरा आप देखेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, जैसे ये कोण मान लो अगर 60 डिग्री है तो दूसरा कोण भी 60 डिग्री होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कि कोण आई बराबर में क्या होता है, कोण आर। यानी कि परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के जो मान होते हैं प्यारे बच्चों वो हमेशा समान होते हैं। छोटे क्वेश्चनों में अक्सर पूछा जाता है, आपको एक ऐसा क्वेश्चन बना के दिया जाएगा कि यदि किसी समतल दर्पण, यदि किसी दर्पण पर रखे कोई मतलब
छोटे क्वेश्चनों में आपको बना के दिया जाएगा कि एक प्रकाश के परावर्तन में आपतन जो कोण है उसका मान 30 डिग्री है, तो आप परावर्तन कोण का मान बताइए। तो आपको पता है कि अगर उसका मान 30 डिग्री और परावर्तन कोण और आपतन कोण तो बराबर होते हैं, इसका मतलब है कि दूसरे कोण का जो मान भी होगा वो कितने होगा प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपको, और चीजें आपको आसान लग रही होगी। अगर इस बीच में कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे बता सकते। एक आखिरी टॉपिक जो हमारा है प्यारे बच्चों, वो दर्पण से संबंधित है कि सर दर्पण क्या होते हैं। प्रकाश के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, अब हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों दर्पण क्या होता है। दर्पण पढ़ने के लिए पहले मुझे इन सारी चीजों को थोड़ा सा मिटाना होगा, और अगर आप चाहें तो इसके नोट्स या इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको चीजें लिखने में आसानी हो। तो मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूं। आइए तो प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का हमारा, वो है दर्पण। सर दर्पण क्या होता है। सबसे पहली चीज तो आपने दर्पण कहाँ देखा होगा। दर्पण हमने सर हमारे घरों में देखता है कि सुबह हम तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद जब हमें बाल संवारने होते हैं तो हम एक हमारे घर में लगे हुए किसी दीवार में छोटा सा जो कांच होता है उस कांच में जाकर हम अपना चेहरा देखते हैं। तो वो प्यारे बच्चों वो जो कांच होता है उसी चीज को हम बोलते हैं दर्पण। अब आज तक आपने दर्पण देखा होगा, समझा होगा कि ये कांच है, सिर्फ इसमें चेहरा देखने का काम होता है, लेकिन उसकी परिभाषा आपने पढ़ी नहीं होगी, और पढ़ा है तो आपको याद नहीं होगा कि दर्पण होता क्या है। तो दर्पण का मतलब ये होता है कि प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपके पास में क्या हो गया कि चिकना पृष्ठ हो गया जिसकी एक सतह को आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो आप घरों में देखते होंगे जो हमारा कांच होता है बेसिक से वो पीछे की तरफ किसी न किसी चीज से पॉलिश किया होता है, और आगे की सतह जो होती है उसमें चमकीली होती है। तो किसी भी एक चिकने पृष्ठ को अगर हमने उसके पीछे तरफ को पॉलिश कर दिया है तो आगे वाली जो सतह होती है वो परावर्तन का काम करती है। ये बात आप ध्यान रखें। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की एक किरण आएगी, टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। जैसे आपने चेहरा देखा, उससे टकराएगा और टकराकर फिर से आपको दिखाई देने लगेगा। यही चीज एक प्रकार से हम दर्पणों के अंदर देख सकते हैं। तो दर्पण वह पृष्ठ होता है, चिकना या समतल पृष्ठ होता है जो प्रकाश का अधिकांश भाग को क्या कर देता है, परावर्तित। तो हम कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों दर्पण क्या होगा, दर्पण होगा प्यारे बच्चों कि चिकना व समतल पृष्ठ जिसकी एक सतह को हमने पॉलिश कर दिया है तो दूसरी सतह परावर्तक तल का काम करती है, या परावर्तन करने के लिए तल का निर्माण करती है। इसी चीज को हम बोलते हैं दर्पण। आप सीधी सी परिभाषा क्या लिखेंगे कि चिकना व समतल पृष्ठ जिसकी एक सतह को अगर हमने पॉलिश कर दिया तो दूसरी सतह परावर्तक तल का काम करती है। ऐसे दर्पण को, ऐसे सतह को हम क्या कहते हैं, दर्पण। अब दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला जो दर्पण होता है प्यारे बच्चों वो होता है समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वो गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण जो हमारे घरों में होता है, बेसिक रूप से हम देख पाते हैं, रोज देखते हैं उठ के, वो चीज कहलाती है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी गोलाकार वस्तु को काट कर, जैसे मान लीजिए कोई भी गोलाकार वस्तु है उसको काट कर हमने उसका एक दर्पण बना लिया है तो वह चीज कहलाएगी गोलीय दर्पण। समतल दर्पण चौकोर टाइप का होता है जो हमारे घरों में हम देखने को मिलता है, या कुछ और भी उसकी सतह या फिर उसकी आकृति हो सकती है। और गोलाकार दर्पण की क्या होगी प्यारे बच्चों, गोलाकार। समतल दर्पण की कुछ खास बातें होती है प्यारे बच्चों, वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या होता है। मान लीजिए आपके पास में एक प्रकार का मैं ये समतल दर्पण बना देता हूं जिसके पीछे की सतह को आपने पॉलिश कर दिया। ये एक समतल दर्पण है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इससे बना देता हूं। ये एक समतल दर्पण है और इसके पीछे की सतह को हमने पॉलिश कर दिया। मान लीजिए आप इसमें सामने खड़े होकर देख रहे हैं तो पहली चीज आप देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे आप इसमें ऐसे मेरे से सामने जाके खड़े होते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये जो राइट वाला भाग है, इधर वाला जो भाग है इसमें उल्टा दिखता है। मतलब कहने का, इधर वाला भाग आपको इधर दिखेगा और इधर वाला भाग आपको इधर दिखेगा। ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं पार्श्व सममित, यानी समतल दर्पण जो होते हैं प्यारे बच्चों वो पार्श्व सममित होते हैं। पहली चीज, समतल दर्पण हमेशा कैसे होते हैं, पार्श्व सममित, मतलब इनमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वो पार्श्व बनेंगे। दूसरा, समतल दर्पण जो होता है हमेशा किसी भी वस्तु का सीधा, एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरा एक चीज और होती है आभासी। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुरुजी आभासी और वास्तविक क्या होता है। अभी आप ये ध्यान रखें कि समतल दर्पण सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही साथ प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो पार्श्व सममित होता है। पार्श्व सममित का मतलब क्या होता है
कि आपका जो राइट भाग है, मतलब आपका जो दाहिना भाग है वो बायां भाग दिखेगा, और जो बायां भाग है वो कैसा दिखेगा, दायां भाग। और इसी घटना को हम नाम देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका वो होता है पार्श्व परिवर्तन। आपको ये किताबों में और कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, तो आप इस पे विशेष ध्यान रखें कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि समतल दर्पण में देखने पर, या आप लिख सकते हैं कि दर्पण में देखने पर दर्पण में देखने पर वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग कैसा दिखाई देता है, दायां। इसी घटना को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि दर्पण किसी भी वस्तु, कोई सी भी ऐसी चिकनी सतह जिसके एक सतह को अगर हमने पॉलिश कर दिया तो दूसरी सतह परावर्तक तल का काम करती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला दर्पण समतल दर्पण, दूसरा दर्पण गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसी समतल सतह को अगर आपने पॉलिश कर दिया तो उसके आगे वाली सतह परावर्तन का काम करती है। जैसे हमारे घरों में जो दर्पण पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, समतल। समतल दर्पण की क्या खासियत होती है, एक तो पार्श्व सम्मित होते हैं, पार्श्व सम्मित का मतलब दायां भाग बायां भाग और बायां भाग दायां दिखाई देता है। दूसरा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक चीज और आप देखने की कोशिश करना कि जितनी दूर आप खड़े हो, जैसे मान लीजिए आपकी 5 सेंटीमीटर दूर आपसे ये खड़ा हुआ है, तो आपका प्रतिबिंब इसके अंदर 5 सेंटीमीटर ही दूर पर बनेगा। यानी जितनी दूर आप खड़े रहते हो वस्तु का प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। एक बात ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी आपको जानने योग्य है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरी चीज हमने देखी कि दूसरा जो दर्पण होता है वो प्यारे बच्चों वो होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी भी गोलाकार वस्तु को काटकर अगर हमने उसकी एक सतह को पॉलिश करती है तो आगे वाली जो सतह होती है वो गोलीय दर्पण का काम करती है। अब गोलीय दर्पण भी दर्पण की तरह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है उत्तल, और दूसरा जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। इन चीजों की बात हम अगली वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इसमें किसी चीज कुछ रह जाता है बाकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।